बोधगया विहार व्यवस्थापन कायदा रद्द करो रद्द करो। तकरीबन 100 के करीब बौद्ध भिक्षु हाथों में तख्तियां लेकर बिहार के बोधगया महाविहार के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध AIBF यानी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के झंडे के तले किया जा रहा है। विरोध की वजह है बोधगया टेम्पल एक्ट 1949, जिसे BTA 1949 कहते हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को कई महत्वपूर्ण बौद्ध संस्थाओं का समर्थन हासिल है। AIBF ने बिहार सरकार को विरोध का मेमोरेंडम सौंपा है। ये सारा विरोध BTA 1949 को लेकर है और ये पहला मौका नहीं है जब ये विरोध प्रदर्शन हुए हैं। साल 2012 में बौद्ध भिक्षुओं ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के लिए लिखी और मांग की कि इस एक्ट को रिपील किया जाना चाहिए। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अभी सुनी जानी है। इससे पहले नवंबर 2023 में भी बौद्ध भिक्षुओं ने गया में रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया था। ये तो हुई विरोध की बात। सवाल है कि आखिर इस एक्ट का विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, BTA 1949 को बिहार सरकार लेकर आई थी। इसे महाबोधि मंदिर के बौद्ध और हिंदू प्रमुखों के बीच नियंत्रण के चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पारित किया गया था। एक्ट में 8 सदस्यीय मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान है, जिसमें बौद्ध और हिंदू बराबर संख्या में होते हैं। लेकिन इसी एक्ट में कमेटी के अध्यक्ष के पद का प्रावधान किया गया है। इसमें अध्यक्ष के पद के लिए लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो का प्रोविजन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये पद तभी संभाल सकते थे जब वो हिंदू समुदाय से हों। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद से ही बौद्ध संस्थाएं इस प्रावधान को लेकर विरोध जताती रही हैं और वे इस एक्ट को रिपील कराकर बोधगया महाविहार पर बौद्धों की स्वायत्तता की मांग करते हैं। इसके बाद 2013 में राज्य सरकार ने इस एक्ट में संशोधन किया और प्रावधान किया गया कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसी भी समुदाय के हो सकते हैं। हालांकि एक्ट का विरोध आज तक जारी है। आपको बता दें कि बोधगया बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख साइट्स में से एक है। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह मंदिर महाबोधि वृक्ष के पूर्व में ही है। इस महाबोधि वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजकुमार सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद से ही वे महात्मा बुद्ध कहलाए थे। बोधगया के अलावा अन्य 3 प्रमुख साइट्स में लुम्बिनी, जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, सारनाथ, जहां पर उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया, और कुशीनगर, जहां पर उन्हें महापरिनिर्वाण हासिल हुआ, शामिल है। मैंने 4 साल की उम्र में अपनी मां से पूछा था कि क्या वो मुझे गर्भ में रखकर दोबारा गोरा बना सकती हैं। 5 दशक से ज्यादा वक्त तक मेरे मन में यह विश्वास घर कर गया था कि गोरापन ही सुंदरता और अच्छाई है। मैं इस कहानी के नीचे दबी रही, उसमें विश्वास करती रही, मानती रही कि मैं कमतर थी, मुझे किसी तरह से भरपाई करनी थी। ये फेसबुक पोस्ट केरल की मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन की है। इस पोस्ट के बाद देश में रंगभेद को लेकर खूब बहस छिड़ी हुई है। शारदा मुरलीधरन 1990 के बैच की IAS ऑफिसर हैं। सितंबर 2024 में उन्होंने केरल के मुख्य सचिव का पदभार संभाला था। उनसे पहले इस पद पर उनके पति श्री वेणु काबिज थे। शारदा मुरलीधरन के इस पद पर काबिज होने के बाद किसी ने कमेंट किया कि इट इज एज ब्लैक एज माई हस्बैंड्स वाज वाइट। इस कमेंट ने उन्हें बहुत आहत किया और इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट लिखी। उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि कैसे उन्होंने कई दफा उनके रंग को लेकर किए गए कमेंट्स को सुना है। इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने शारदा मुरलीधरन के साहस की तारीफ की है। रंग भेद को लेकर इस तरह के कमेंट्स का सामना सांवले रंग के लोग रोज आए दिन फेस करते हैं। देखिए, भारत में रंग को लेकर होने वाला यह भेदभाव जेंडर न्यूट्रल है, मतलब पुरुष हो या स्त्री, रंग को लेकर होने वाला भेदभाव सबके साथ है। जाने कितने ही छोटे बच्चों के नाम कल्लू रख दिए जाते हैं क्योंकि उनका रंग काला है। कोई लड़की है और स्किन डार्क है तो हमारा समाज उसे बचपन से ही बताने लगता है कि उसका काला रंग उसकी शादी में अड़चन बनेगा। चूंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है और विवाह व्यवस्था में पुरुष के पास चुनने की शक्ति महिलाओं के मुकाबले ज्यादा है, तो महिलाओं को रंग को लेकर ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे जाने कितने मामले हैं जहां पर किसी लड़की की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि उसका रंग सांवला था। ब्यूटी इंडस्ट्री ने भारतीय समाज के इस गोरे रंग के ऑब्सेशन को और भुनाया। आज के दौर में लोग लाखों रुपए खर्च करके स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं क्योंकि भारतीय समाज की सुंदरता के पैमाने में गोरा रंग एक मापक है। श्री कृष्ण की सांवली सूरत और श्री राम के श्यामल वर्ण को आराध्य बनाकर पूजने वाला ये देश रंग के नाम पर इंसानों के साथ ये भेदभाव क्यों करता है? देखिए, भारत में हमेशा से गोरे रंग को लेकर ऐसा आकर्षण नहीं था। भारत के प्राचीन ग्रंथ जैसे कि महाभारत और ऋग्वेद डार्क स्किन हीरोज को सेलिब्रेट करते हैं। भारतीय समाज में रंग को लेकर यह भेदभाव पहली बार आया जब मुगलों ने भारत पर शासन किया। गोरे रंग वाले मुगल शासकों ने डार्क स्किन वाले भारतीयों पर शासन किया और स्किन कलर के जरिए एक पावर डायनेमिक्स शुरू हुई। रंग को लेकर इस भेदभाव की जड़ों को और गहरा किया ब्रिटिशर्स ने।
ब्रिटिश शासन के दौरान गोरी त्वचा वाले शासक महत्वपूर्ण प्रशासनिक नौकरियों और पदों के लिए गोरी त्वचा वाले भारतीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते थे। ब्रिटिश समाज ने औपनिवेशिक शासन को जस्टिफाई करने के लिए व्हाइट मैन्स बर्डन नामक विचारधारा को बढ़ावा दिया। इसका मतलब था कि गोरी जातियां सभ्यता और विकास का भार उठाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस मानसिकता के कारण भारतीयों को यह महसूस कराया गया कि वे पिछड़े हैं और अंग्रेजी संस्कृति, भाषा, कपड़े और गोरी त्वचा को अपनाना श्रेष्ठता की निशानी है। ऐसी प्रथाओं और माइक्रो ब्रेन वॉशिंग के बीच आम भारतीय आदमी भी गोरी त्वचा को सभी सुंदर और शक्तिशाली चीजों का प्रतीक मानकर आदर्श बनाने लगा। यह वही मानसिकता है जो पश्चिम से आई हर चीज, चाहे वो दर्शन हो या कपड़े, गोरा रंग हो या अंग्रेजी भाषा, सबको सुपीरियर मानती है। हालांकि ब्रिटिशर्स से भारत को आजादी मिले 75 सालों से ज्यादा का वक्त बीत गया है। आज तक हो रहे रंग भेदभाव के लिए केवल औपनिवेशिक काल को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जरूरत है कि भारतीय समाज अपनी सालों की कंडीशनिंग से बाहर निकले। जरूरत है कि शारदा मुरलीधरन जैसे लोग सामने आएं और भारतीयों के गेहुआ और सांवले रंग को लेकर ऊन करें। यह सही है कि समाज की सोच एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन आजाद होने के इतने सालों के बाद हमें अपनी गुलामी वाली मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। बिम्स्टेक के छठे सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 4 अप्रैल 2025 को प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक की थीम के साथ आयोजित किया जाना है। यह समिट कई मायनों में अहम है। एक तो बिम्स्टेक का 5वां सम्मेलन साल 2022 में कोलंबो में वर्चुअली आयोजित किया गया था। छठी समिट में बिम्स्टेक के सभी सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के मुद्दे पर फोकस किया जाएगा। इस समिट के द्वारा बैंकॉक विजन 2030 लॉन्च करने की योजना है, जिसमें भविष्य में सभी सदस्यों के बीच सहयोग की रूपरेखा तय की जाएगी। इस दौरान बिम्स्टेक के चार्टर को और मजबूत बनाने की बात कही जा रही है। वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य भी बदल रहा है। ऐसे में बिम्स्टेक एक मजबूत क्षेत्रीय संगठन के तौर पर अपनी भूमिका में इजाफा करने की रणनीति पर चर्चा करेगा। बिम्स्टेक का गठन बैंकॉक घोषणा के साथ 6 जून 1997 को हुआ था। बिम्स्टेक से मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह एक क्षेत्रीय संगठन है और इसमें बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के 7 देश सदस्य हैं। इसके सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार शामिल हैं। इसका सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में 2014 में बना है। बिम्स्टेक में शुरुआत में सदस्य देशों में 6 क्षेत्रों में सहयोग था। इन 6 क्षेत्रों में व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य शामिल है। 2021 से हर सदस्य देश को एक विशेष क्षेत्र पर फोकस करने को लेकर सहमति बनी है। भारत के पास मुख्य क्षेत्र है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। वहीं सब सेक्टर्स में ऊर्जा, काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। 1 अप्रैल 2025 से देश में मनरेगा मजदूरी की नई दरें लागू होंगी। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत मजदूरी की नई दर 349 रुपए प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 370 रुपए प्रति व्यक्ति कर दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। नई दर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागू रहेगी। आपको बता दें कि मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिनों का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराया जाता है। ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अपनी इच्छा से अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने को राजी होने चाहिए। मनरेगा के मुख्य मकसद हैं पंचायती राज संस्थानों को मजबूती प्रदान करना, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना, गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका के संसाधन मुहैया कराना। भारतीय संसद ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को 23 अगस्त 2005 को पारित किया था। यह एक्ट लागू 2 फरवरी 2006 को हुआ था। इस योजना के तहत महिला हो या पुरुष दोनों को बराबर मजदूरी दी जाती है, जिससे ग्रामीण रोजगार में लैंगिक समानता सुनिश्चित हो सके। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है टेक्सटाइल वेस्ट।
आज का दौर फास्ट फैशन का दौर है। कपड़ों का ट्रेंड हर हफ्ते बदल जाता है। दुनिया भर में लोग नए डिजाइन के कपड़े पहनकर ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो पुराने कपड़े आप पहनना छोड़ देते हैं उनका होता क्या है? ये कपड़े टेक्सटाइल वेस्ट में तब्दील हो जाते हैं। भारत दुनिया में तीसरे नंबर का देश है जहां पर सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। इस टेक्सटाइल वेस्ट पर वैश्विक स्तर पर खूब रिसर्च हो रही है। लोग इसे रिसाइकल करके हैंडबैग, स्टेशनरी और खिलौने बना रहे हैं। हरियाणा का पानीपत टेक्सटाइल रिसाइकलिंग के हब के तौर पर उभरा है। ऑपरेशन ब्रह्मा संबंधित है। म्यांमार को भारत द्वारा दी गई सहायता से, यूक्रेन को भारत द्वारा दी गई सहायता से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को भारत द्वारा दी गई सहायता से, या फिर नेपाल में भेजी गई भारत द्वारा सहायता से। अगला प्रश्न है, कसाम पट्टी पवित्र उपवन को हाल ही में जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। ये किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में कुल 75 अनुसूचित जनजातियों को पीवीटीजीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पीवीटीजीज भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इनकी कुल आबादी लगभग 45,56,000 है। FRA 2006 पीवीटीजीज को कानूनी अधिकार देता है। इसका सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसदीय समिति ने हेरिटेज रिपैट्रिएशन फंड बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद क्या है? भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को आपस में हवाई मार्ग से जोड़ना, विदेशों में मौजूद भारतीय विरासत को वापस लाना, ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता देना, या फिर विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना। सही जवाब है विकल्प बी। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों की तरह ओडिशा भी बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा था। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा को अलग राज्य बनाया गया। ऐतिहासिक तौर पर इस क्षेत्र को उत्कल और कलिंग के नाम से जाना जाता था। ओडिशा के स्थापना दिवस के मौके पर हम जानेंगे कि भारत के पूर्वी हिस्से में बसे इस राज्य के बारे में कुछ अहम जानकारियां क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं ओडिशा की ज्योग्राफी के बारे में। भारत के पूर्वी तट पर बसा ओडिशा अपनी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से साझा करता है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, जिसके चलते ओडिशा की तटरेखा तकरीबन 450 किलोमीटर लंबी है। ओडिशा के कोस्टल प्लेन्स को हेक्सा डेल्टाइक रीजन या फिर गिफ्ट ऑफ 6 रिवर्स कहा जाता है। ओडिशा की प्रमुख नदियों में वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, सुवर्णरेखा और ऋषिकुल्या शामिल है। महानदी पर बना हीराकुंड डैम इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। ये दुनिया के सबसे लंबे अर्दन डैम में से एक है। अर्दन डैम से मतलब ऐसे डैम से है जो नेचुरल मटेरियल्स जैसे प्राकृतिक मिट्टी, चट्टानों और बजरी का उपयोग करके बनाए जाते हैं। इस डैम पर महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट देने के लिए गांधी मीनार बनाई गई है। ओडिशा में स्थित चिल्का लेक एशिया की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लगून है। ये दया नदी के मुहाने पर स्थित है। चिल्का लेक रामसर कन्वेंशन के तहत भारत से दर्ज अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली आर्द्र भूमि थी। ओडिशा के 72% हिस्से पर प्री कैम्ब्रियन रॉक्स पाई जाती हैं। इन रॉक्स में ओडिशा के अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। ओडिशा में बॉक्साइट, आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट और तांबा सरीखे मिनरल्स पाए जाते हैं। 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के खनिज उत्पादन में ओडिशा की हिस्सेदारी 44.9% की है। ओडिशा राज्य में हॉकी के खेल को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए हैं। ओडिशा के राउरकेला में दुनिया में सीटिंग के लिहाज से सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी स्थित है। इसे बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का दर्जा हासिल है। कलिंग वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूनों में से ये एक है। मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सूर्य की पहली किरणें सीधे भगवान की मूर्ति पर पड़े। 1 अप्रैल का दिन भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई के स्थापना दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। आरबीआई आज अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आरबीआई देश की महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। आरबीआई ने केंद्रीय बैंक के तौर पर पब्लिक का विश्वास अर्जित किया है। सालों से देश में प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने में इसने अहम भूमिका निभाई है। विकसित होते राष्ट्र की जरूरतों के मुताबिक आरबीआई ने खुद को लगातार तैयार किया है। 1990 के आर्थिक उदारीकरण से लेकर कोविड-19 की महामारी के दौरान आरबीआई ने देश की जरूरतों के मुताबिक काम किया है। आरबीआई ने नाबार्ड, आईडीबीआई, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना के जरिए कृषि, छोटे उद्यम और हाउसिंग के लिए जरूरी मदद मुहैया कराई है। लीड बैंक स्कीम के जरिए आरबीआई ने आर्थिक समृद्धि और समावेशन को बढ़ावा दिया है। लीड बैंक स्कीम एक ऐसी योजना है जिसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और ऋण की सुविधाओं को मुहैया कराना है। ये योजना सर्विस एरिया अप्रोच के सिद्धांत पर काम करती है। इसके तहत एक क्षेत्र के लिए एक बैंक असाइन किया जाता है।
आरबीआई ने देश में एक मजबूत फिनटेक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने का भी काम किया है। अगस्त 2024 में आरबीआई ने फेस यानी फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट को फिनटेक सेक्टर में पहले सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मान्यता दी है। आपको बता दें कि आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, जिसे 1937 में स्थायी रूप से स्थापित किया गया था। पहले आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था। उस समय आरबीआई के लगभग सभी शेयर्स का मालिकाना हक गैर सरकारी हाथों में था, इसलिए कुछ लोगों के हाथों में शेयर्स के केंद्रीयकरण को रोकने के लिए 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद से आरबीआई पर मालिकाना हक भारत सरकार का है। आरबीआई भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के साथ ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अहम रोल प्ले करता है। आरबीआई भारतीय वित्तीय और मौद्रिक व्यवस्था में अहम शक्तियों के साथ भारत के सभी बैंक्स को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए आरबीआई को अक्सर बैंकर्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर के पद पर संजय मल्होत्रा काबिज हैं। संगीत नाटक अकादमी ने ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा और बाली यात्रा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची की नेशनल इन्वेंट्री यानी राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है। इस लिस्ट के जरिए भारत के विभिन्न राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जाती है। संगीत नाटक अकादमी भारत के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक शीर्ष सांस्कृतिक संस्था है। संगीत नाटक अकादमी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की इस सूची को राष्ट्रीय स्तर पर मेंटेन करती है। देखिए, इस सूची में शामिल होना एक पहला कदम है। इसके बाद जगन्नाथ रथ यात्रा और बाली यात्रा को यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भारत की तरफ से 2008 में कुट्टियट्टम केरल का संस्कृत नाटक, रामलीला हिंदू धार्मिक नाटक और वैदिक वेद पाठ की परंपरा को सूची में शामिल किया गया है। 2009 में रम्मन, जो गढ़वाल हिमालय क्षेत्र का धार्मिक त्योहार और पारंपरिक थिएटर है, उसे भी इसमें जोड़ा गया। 2010 में छऊ नृत्य, कालबेलिया लोक संगीत और नृत्य और मुदियट्टू को भी शामिल किया गया। छऊ नृत्य एक युद्ध कला नृत्य है जो ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। कालबेलिया राजस्थान की एक जनजाति का नृत्य है, जबकि मुदियट्टू केरल का पारंपरिक नाटक है। 2012 में बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख को इस सूची में शामिल किया गया और 2013 में मणिपुर के संकीर्तन को जोड़ा गया। 2014 में पंजाब के ठठेरा समुदाय की पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की कला को भी शामिल किया गया। इसके बाद 2016 में योग और नवरोज, 2017 में कुंभ मेला, 2021 में दुर्गा पूजा और 2023 में गरबा को इस सूची में शामिल किया गया। इन सांस्कृतिक धरोहरों के शामिल होने से न सिर्फ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को दुनिया भर में पहचान मिलती है, बल्कि इनकी रक्षा और संरक्षण में भी मदद मिलती है। इस सूची में शामिल होने से इन परंपराओं की वैश्विक मान्यता बढ़ती है। आईएमएफ के बाद अब डॉयचे बैंक ने भारत की ग्रोथ को लेकर उम्मीद जताई है। इसके मुताबिक भारत की ग्रोथ रेट 7 से 8% के करीब रह सकती है। साथ ही दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की ग्रोथ रेट ज्यादा समावेशी रहने की उम्मीद की जा रही है। अगले 5 साल भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के लिए बेहद अहम बताए जा रहे हैं। इसके मुताबिक भारत के लिए 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था के आकार को 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाना मुश्किल नहीं होगा। गौरतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 6 से 6.5% की दर से वृद्धि कर रही है। साथ ही भारत निवेश के लिए भी एक आकर्षक डेस्टिनेशन बना हुआ है। भारत में एफडीआई के निवेश में सालाना 10 से 20% की वृद्धि हो रही है, लेकिन अभी भी एफडीआई ने अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दर्ज नहीं कराई है। डॉयचे बैंक के मुताबिक भारत को विदेशी निवेशकों को और आकर्षित करने के लिए अपने रेगुलेशंस को आसान बनाना चाहिए। साथ ही कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर ग्रोथ में जो कमी देखी जा रही है, उसका असर भारत की ग्रोथ पर कम होगा। आंकड़ों के मुताबिक अगर दुनिया की जीडीपी में 1% की गिरावट दर्ज की जाएगी, तो भारत की जीडीपी में यह असर महज 0.5% का ही होगा। साथ ही भारत के ग्रोथ के इस सफर में एक चुनौती की तरफ भी ध्यान दिलाया गया है। देखिए, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन केंद्र, राज्य और जिलों के स्तर पर मल्टी लेयर्ड गवर्नेंस होने के चलते इससे निर्णय की प्रक्रिया भी धीमी होती है। भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए संरचनात्मक सुधारों पर काम करना चाहिए। आइए जल्दी से देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। वर्तमान में यह दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण नेटवर्क के तौर पर काम कर रहा है।
इसमें सरकारें और नागरिक संगठन दोनों बतौर सदस्य शामिल हो सकते हैं। IUCN द्वारा IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज जारी की जाती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सूची है जिसमें पौधों, जानवरों और फंजाई प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को बताया जाता है। पहला सवाल है, सरहुल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बसे आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। यह प्रकृति पूजा से संबंधित है। सही कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, मुदियेट्टू पद संबंधित है केरल के सांस्कृतिक नाटक से, कर्नाटक के लोकगीत से, तमिलनाडु के आदिवासी त्योहार से या फिर आंध्र प्रदेश की चित्रकला से। ऑपरेशन ब्रह्मा संबंधित है म्यांमार को भारत द्वारा दी गई सहायता से, यूक्रेन को भारत द्वारा दी गई सहायता से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को भारत द्वारा दी गई सहायता से या फिर नेपाल में भेजी गई भारत द्वारा सहायता से। सही जवाब है म्यांमार को भारत द्वारा दी गई सहायता से, यानी विकल्प ए। और अगला प्रश्न है, कसाम पट्टी पवित्र उपवन को हाल ही में जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। ये किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही जवाब है तमिलनाडु, ऑप्शन ए। आज लोकसभा में सेशन की शुरुआत वक्फ बिल के साथ हुई। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल पर विपक्षी दलों द्वारा खूब विरोध दर्ज कराया जा रहा है। पूरा देश लगभग 2 धड़ों में बटा हुआ है। विपक्षी दलों का मानना है कि यह बिल संविधान की भावना का उल्लंघन है। इस बिल को बीते साल भी संसद में पेश किया गया था, तब भी विपक्षी दलों की तरफ से विरोध दर्ज कराया गया था। इसके बाद बिल को संसद की संयुक्त समिति के पास स्क्रूटनी के लिए भेजा गया था। समिति के अध्यक्ष बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2025 में पेश की, जिसे यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। विपक्ष का कहना है कि उनके सांसदों ने समिति को इस बिल में जो संशोधन सुझाए थे उन्हें बिना उनकी जानकारी के ही रिजेक्ट कर दिया। विपक्ष के मुताबिक समिति ने एनडीए के सांसदों द्वारा सुझाए गए 14 बदलावों को स्वीकार किया, वहीं विपक्षी सदस्यों द्वारा सुझाए गए सभी 44 बदलावों को सिरे से नकार दिया गया। वक्फ संशोधन बिल 2024 के वे कौन से प्रावधान हैं जिसके चलते विपक्षी दल विरोध भी जता रहे हैं और अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है? इन प्रावधानों पर चर्चा करने से पहले एक बार समझते हैं कि वक्फ क्या है। देखिए, वक्फ इस्लामिक कानून के तहत ऐसी संपत्तियों को कहा जाता है जो विशेष तौर पर धार्मिक या चैरिटेबल कार्यों के लिए डेडिकेट की जाती हैं। इन संपत्तियों को मैनेज करने वाले बोर्ड को वक्फ बोर्ड कहा जाता है। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति मौजूद है। भारत में वक्फ बोर्ड्स के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ संशोधन बिल 2024 के जरिए वक्फ एक्ट 1995 में बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। बिल का मुख्य मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन में आ रही चुनौतियों को रिजॉल्व करना है। बिल के जरिए वक्फ एक्ट 1995 को नया नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद 1995 दिया गया है। इसके जरिए वक्फ बोर्ड्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने का प्रस्ताव है। बिल में वक्फ रिकॉर्ड्स को मैनेज करने में तकनीक की भूमिका को बढ़ाने, वक्फ की परिभाषा में बदलाव करने, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सुधार जैसे बदलावों का प्रस्ताव है। वक्फ संशोधन बिल 2024 के जरिए वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम लोगों के प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया है, जिस पर सबसे ज्यादा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। बिल में प्रावधान है कि कोई भी सरकारी संपत्ति जिसे वक्फ के तौर पर पहचाना गया है उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। ऐसे ही वक्फ एक्ट 1995 वक्फ बोर्ड को यह जांचने और निर्धारित करने का अधिकार देता था कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। नए बिल से इस प्रावधान को हटा दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल 2024 केंद्र सरकार को वक्फ के पंजीकरण, खातों के प्रकाशन और वक्फ बोर्डों की कार्यवाही की प्रकाशन के संबंध में नियम बनाने की अनुमति भी देता है। केंद्र सरकार वक्फ के खातों का कैग या किसी नामित अधिकारी द्वारा ऑडिट कराने का भी आदेश दे सकती है। बिल में इस तरह के कई प्रावधान हैं। मैंने उन प्रमुख प्रावधानों पर ही बात की है जिनका विरोध किया जा रहा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य को लेकर दूसरी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। ये कॉन्फ्रेंस कोलंबिया के शहर कार्टाजेना में आयोजित हुई थी। इसका आयोजन WHO और कोलंबिया सरकार ने मिलकर किया था। इस मौके पर भारत ने साल 2040 तक वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। साथ ही इस मौके पर भारत ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP का भी जिक्र किया। भारत सरकार ने वायु प्रदूषण और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की सर्विलांस को बढ़ाने की बात कही। साथ ही खाना पकाने के लिए क्लीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे दावे किए।
WHO की इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में वैश्विक स्तर पर 50 से ज्यादा देशों और संस्थाओं ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कमिटमेंट पेश किए हैं। इस दौरान एक साझा लक्ष्य तय किया गया कि साल 2040 तक वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को 50% तक कम किया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2019 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP लॉन्च किया था। इसके जरिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और शहर के स्तर पर वायु की गुणवत्ता में सुधार करने की पहल की जा रही है। इसके तहत 100 से ज्यादा शहरों को टारगेट किया गया है। जब यह प्लान लॉन्च किया गया था तो सरकार ने साल 2024 तक 20 से 30% तक पार्टिकुलेट मैटर में कमी करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन साल 2022 में इस टारगेट को रिवाइज किया गया। अब साल 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन या सांद्रता में 40% तक की कमी का लक्ष्य तय किया गया है। आपको बता दें कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक वायु प्रदूषण के मामले में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत 5वें नंबर पर आता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की एक सूची दी गई है। इन 20 प्रदूषित शहरों में से 13 शहर भारत के हैं। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। IAS की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, CSET की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। इन दिनों चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट भारत की यात्रा पर हैं। वे 16 सालों में चिली के पहले ऐसे प्रमुख हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की है। इस दौरान उनकी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। साथ ही भारत और चिली ने व्यापक व्यापार समझौते यानी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट पर बातचीत को लेकर सहमति जाहिर की है। ये प्रस्तावित समझौता उस पोटेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर आधारित होगा जिसे भारत ने चिली के साथ 2017 में किया था। इस मौके पर भारत ने चिली को एक अहम दोस्त और सहयोगी देश बताया। साथ ही चिली में व्यापार और निवेश की तमाम संभावनाओं की उम्मीद जताई। वहीं चिली ने भारत को वैश्विक स्तर पर प्राथमिक सहयोगी का दर्जा दिया है। चिली ने UN में भारत की स्थायी सदस्यता को समर्थन दिया है। भारत और चिली के बीच लगभग $2.6 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। भारत और चिली ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात की है। भारत चिली के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता साझा करने का कमिटमेंट करता है। दोनों देशों के बीच अंटार्कटिक में सहयोग को लेकर भी एक समझौता हुआ है। भारत चिली को अंटार्कटिक के गेटवे के तौर पर देखता है। देखिए, अंटार्कटिक पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिक संधि के तहत अंटार्कटिक को नो मैंस लैंड का माना गया था। नो मैंस लैंड एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग भूमि के उस टुकड़े का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिस पर किसी देश का दावा या नियंत्रण नहीं है। यह अक्सर दो देशों की सीमाओं के बीच स्थित होता है। संघर्ष या विवाद से बचने के लिए इस क्षेत्र को आमतौर पर खाली छोड़ दिया जाता है। देश आमतौर पर इस भूमि का उपयोग या कब्जा नहीं करने पर सहमत होते हैं। नो मैंस लैंड विवादित क्षेत्र को भी संदर्भित कर सकता है जहां नियंत्रण स्पष्ट नहीं है, वेग है। यह प्रत्यक्ष टकराव को रोकने में मदद करता है और देशों के बीच एक तटस्थ स्थान बनाए रखता है। अंटार्कटिका के संदर्भ में नो मैंस लैंड से मतलब महाद्वीप के उन क्षेत्रों से है जिन पर किसी भी देश का कोई दावा नहीं है। अंटार्कटिक में भारत का पहला रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री के नाम से साल 1983 में गठित किया गया था। अब यह बंद हो चुका है। 1989 में भारत ने अंटार्कटिक में दूसरा रिसर्च स्टेशन मैत्री के नाम से शेरमाचर ओएसिस में स्थापित किया था। 2012 में तीसरा रिसर्च स्टेशन भारती के नाम से स्थापित किया गया था। भारत यहां पर मैत्री 2 नाम से एक नया रिसर्च स्टेशन भी स्थापित करने की तैयारी में है जो 2029 तक ऑपरेशनल हो सकता है। भारत और चिली के बीच आपदा प्रबंधन, रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई और सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर भी समझौता हुआ। चिली की लोकेशन की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में फैला है। एंडीज पर्वत इसके पूर्व में तो प्रशांत महासागर इसके पश्चिम में स्थित है। चिली अपनी सीमा पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना से साझा करता है। ड्रैग पैसेज इसके दक्षिण में स्थित है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के लिए 2 अप्रैल का दिन लिबरेशन डे के तौर पर घोषित किया है। दरअसल 2 अप्रैल से डोनाल्ड ट्रंप उन देशों पर नए टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो यूएसए के सामानों पर उच्च दर पर कर लगाते हैं। इसमें वे देश भी शामिल हैं
जो व्यापार के लिए बहुत कठोर नीतियां लागू करते हैं, जिन्हें यूएसए अनफेयर मानता है। यूएसए प्रशासन ने इन देशों के समूह को डर्टी 15 का नाम दिया है। 15 से मतलब है कि ये देश यूएसए के व्यापारिक साझेदारों में 15% की हिस्सेदारी रखते हैं। हालांकि इन डर्टी 15 के नाम की लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट्स 2024 ट्रेड डेफिसिट रिपोर्ट में कुछ देशों के नाम दिए गए हैं जो यूएसए के सामानों पर उच्च कर लगाते हैं। इस लिस्ट में अपना देश भारत का भी नाम शामिल है। लिस्ट के अन्य नामों में चीन, यूरोपियन यूनियन, मैक्सिको, वियतनाम, आयरलैंड, जर्मनी, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, थाईलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया शामिल हैं। ये वे देश या समूह हैं जिनके साथ यूएसए का सबसे ज्यादा ट्रेड इम्बैलेंस है। ट्रंप के नए टैरिफ्स का सबसे ज्यादा प्रभाव इन देशों पर पड़ने की संभावना है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है सोशल एंटरप्रेन्योर या सामाजिक उद्यमी। सामाजिक उद्यमी से मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जो ऐसे एप्लीकेशंस पर काम करता है जिनमें समुदाय आधारित समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है। ये व्यक्ति अपनी पहल के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयास करते हैं। ये केवल लाभ के लिए कोई बिजनेस स्थापित नहीं करते, बल्कि इनका मोटिव सामाजिक भलाई होती है। सोशल एंटरप्रेन्योर 6 P's जैसे पीपल, प्रॉब्लम, प्लान, प्रायोरिटाइज, प्रोटोटाइप एंड परस्यू को केंद्र में रखकर काम करते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो भारत में आरुषि बत्रा, फाउंडर ऑफ रॉबिनहुड आर्मी, अंशु गुप्ता, फाउंडर ऑफ गूंज जैसे नाम सोशल एंटरप्रेन्योर के तौर पर जाने जाते हैं। पहला सवाल है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे साल 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन में 40% तक की कमी का लक्ष्य तय किया गया है। सही कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक, नहीं दो। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत स्थित है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या फिर एशिया। सरहुल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बसे आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। यह प्रकृति पूजा से संबंधित है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, मुदियट्टू पद संबंधित है केरल के सांस्कृतिक नाटक से, कर्नाटक के लोकगीत से, तमिलनाडु के आदिवासी त्योहार से या फिर आंध्र प्रदेश की चित्रकला से। सही जवाब है केरल के सांस्कृतिक नाटक से, यानी विकल्प ए। डोनाल्ड ट्रंप को यूएसए का राष्ट्रपति बने 70 दिन से ज्यादा का वक्त बीता है, लेकिन इतने ही वक्त में उन्होंने यूएसए की तमाम नीतियों को उलट पलट कर रख दिया है। वे जो फैसले ले रहे हैं उन्हें अमेरिकन स्टाइल तो कतई नहीं कहा जा सकता। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वे ये फैसले मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए ले रहे हैं। ट्रंप के इन फैसलों के केंद्र में है टैरिफ। ट्रंप दावा करते हैं कि जब वे दूसरे देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाएंगे तो वहां की कंपनीज यूएसए में ही सामान बनाने को मजबूर होंगी, जिससे यूएसए में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। टैरिफ से सरकार की आमदनी बढ़ेगी। देखिए, टैरिफ एक ऐसा कर है जो किसी देश की सरकार अपने देश में बाहर से आने वाले सामान पर लगाती है। टैरिफ का ये खेल व्यापार की दुनिया में लंबे वक्त से जारी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस गेम में उस बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं जो हार जाने पर खिसिया के कह रहा हो कि तूने मुझ पर टैरिफ लगाया, मैं भी तुझ पर टैरिफ लगाऊंगा। इसके पीछे इकोनॉमिक्स का लॉजिक गायब है। क्यों? क्योंकि जानकार कहते हैं कि टैरिफ के मामले में ट्रंप का गणित सही नहीं है। ट्रंप के टैरिफ से यूएसए की आय कितनी बढ़ेगी ये तो नहीं पता, लेकिन इससे यूएसए में मंदी जरूर आ सकती है। ट्रंप का टैरिफ एक बार फिर खबरों में है। दरअसल उन्होंने भारत पर भी 26% का टैरिफ लगाया है। उनका दावा है कि भारत यूएसए पर 52% टैरिफ लगाता है, तो यूएसए ने रेसिप्रोकल टैरिफ के तौर पर 26% टैरिफ लगाया है। मोटे तौर पर यूएसए ने अपने ऊपर लगाए जा रहे टैरिफ का आधा % दूसरे देशों पर आरोपित किया है। जैसे चीन यूएसए पर 67% टैरिफ आरोपित करता है, तो यूएसए ने चीन पर रेसिप्रोकल टैरिफ की दर 34% रखी है। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन यूएसए पर 39% टैरिफ लगाते हैं, तो यूएसए ने यूरोपियन यूनियन पर रेसिप्रोकल टैरिफ की दर 20% रखी है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक वे ट्रंप द्वारा आरोपित किए गए 26% टैरिफ का भारत पर पड़ने वाले असर का एनालिसिस कर रहे हैं। सरकार एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में संशोधन करने की तैयारी में है। सरकार संशोधन करके निजी क्षेत्रों की कंपनीज को न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण में शामिल होने की परमिशन देना चाहती है।
हालांकि अभी ये तय नहीं है कि सरकार इन संशोधनों से जुड़े विधेयक कब पेश करेगी, लेकिन इन संशोधनों पर विचार करने के लिए सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के सदस्यों के साथ मिलकर एक समिति गठित की है। सरकार के संशोधन के प्लान की घोषणा सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में की थी। बजट 2025 में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की गई है, जिसके तहत 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता विकसित करने का प्लान है। साथ ही बजट में 2033 तक 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी एसएमआर विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। एसएमआर्स को भारत के भविष्य के रिएक्टर्स बताया जा रहा है। एसएमआर एडवांस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर शब्द को डिकोड करें अगर, तो स्मॉल से मतलब है कि ये आकार में पारंपरिक रिएक्टर्स की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। मॉड्यूलर का मतलब है कि इसके कंपोनेंट को फैक्ट्री में असेंबल करके लोकेशन इंस्टॉलेशन के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वहीं रिएक्टर से मतलब हुआ कि नाभिकीय विखंडन के जरिए ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। एसएमआर के कई फायदे हैं, जैसे आकार में छोटे होने के कारण उन जगहों पर लगाए जा सकते हैं ये जहां बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना मुश्किल होती है। पारंपरिक रिएक्टर्स के कंस्ट्रक्शन में काफ़ी वक्त लगता है। फैक्ट्री असेंबल होने के चलते एसएमआर के निर्माण में कम वक्त लगता है। इनकी निर्माण लागत भी तुलनात्मक तौर पर बहुत कम है। देखिए, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील 2007 के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत और पश्चिमी देशों की कंपनीज के बीच न्यूक्लियर कॉमर्स बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह है भारत का CLNDA यानी सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। इस एक्ट के प्रावधानों को पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु कंपनीज अस्वीकार्य बताती हैं। कंपनीज के मुताबिक एक्ट के प्रावधान न्यूक्लियर पावर कंपोनेंट्स के सप्लायर्स पर बड़ी जिम्मेदारी का प्रावधान करते हैं, जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज CSC का उल्लंघन है। यह संधि ऑपरेटर्स पर केवल तात्कालिक जिम्मेदारी का प्रावधान करती है। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। IAS की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, CSET की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studyIQ.com पर मुझे मेल कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी थाईलैंड बिम्स्टेक के 6वें सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्हें थाईलैंड में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनवात्रा के बीच मुलाकात हुई। शिनवात्रा थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति बनी। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में समझौतों को लेकर सहमति बनी है। डिजिटल तकनीक, गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को लेकर भी एक समझौता हुआ है। इसके अलावा MSME के क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक समझौता हुआ है। आपको बता दें कि थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। यह अपनी सीमा म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया से साझा करता है। थाईलैंड अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड से भी सीमा बनाता है। गल्फ ऑफ थाईलैंड साउथ चाइना सी का एक इनलेट है। थाईलैंड का दक्षिण हिस्सा मलय पेनिनसुला के कुछ भाग को कवर करता है। साल 1939 तक थाईलैंड को सियाम नाम से जाना जाता था। इसे लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया को 2 भागों में बांटकर देखा जाता है, मेनलैंड पार्ट और मैरीटाइम पार्ट। मेनलैंड पार्ट में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया आते हैं। वहीं मैरीटाइम पार्ट में सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस शामिल हैं। म्यांमार मेनलैंड पार्ट और मैरीटाइम पार्ट दोनों का हिस्सा है। 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक फुल कोर्ट मीटिंग आयोजित हुई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस ने सर्वसम्मति से एक फैसला लिया और फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी संपत्तियों को सार्वजनिक तौर पर घोषित करेंगे। इस फैसले से भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस ने इस बात पर सहमति जताई कि वे कोर्ट की वेबसाइट पर अपनी संपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी पब्लिश करेंगे। ये फैसला वर्तमान और भविष्य के सभी जजेस पर लागू होगा। वर्तमान के नियमों के मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर निर्भर करता है कि वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें या नहीं, लेकिन हालिया फैसले ने ऐसा करना मैंडेटरी कर दिया है।
देखिए, जजेस को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा पब्लिक करना चाहिए, ये बहस लंबे वक्त से चल रही है। लेकिन 2009 में इस बात पर सहमति बनी कि जजेस अपनी संपत्ति का ब्यौरा कोर्ट की वेबसाइट पर पेश करेंगे। लेकिन तब इस प्रावधान को जजेस के लिए वॉलंटरी यानी उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया था। मतलब ये कि अगर किसी जज का मन है तो वो बता देंगे कि उनके पास कितनी संपत्ति है, मन नहीं है तो नहीं बताएंगे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 33 में से 30 न्यायाधीशों के नाम लिस्टेड हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति की डिटेल्स सबमिट की हैं। यहाँ पर फुल कोर्ट मीटिंग का मतलब क्या होता है? फुल कोर्ट मीटिंग का मतलब ऐसी बैठक से है जिसमें न्यायालय के सभी न्यायाधीश भाग लेते हैं। इस बैठक के बारे में संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है, इसके लिए कोई लिखित नियम भी नहीं है। यह बैठक परंपरा के अनुसार बुलाई जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के विवेक पर फुल कोर्ट बैठक बुलाई जाती है। बैठक के लिए किसी विशेष कैलेंडर की जरूरत नहीं होती। यह बैठक न्यायपालिका के लिए जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाई जाती है। बैठक का मूल उद्देश्य न्यायपालिका संबंधी मुद्दों के समाधान प्रक्रिया में सबको शामिल करना है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है व्हिप। भारत में व्हिप की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से ली गई है और यह राजनीतिक दल का ही एक सदस्य होता है जो संसद या विधानसभा में दल के प्रवर्तक के रूप में काम करता है। भारत में हर पार्टी एक व्हिप को नियुक्त करती है। पार्टी अपने सीनियर सदस्य को चीफ व्हिप यानी कि मुख्य सचेतक के तौर पर नियुक्त करती है, जो कि सदन में सदस्यों के व्यवहार और अनुशासन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। सदन में व्हिप की आज्ञा का उल्लंघन करने पर सदस्य को अयोग्यता की कार्यवाही का सामना करना होता है। लेकिन अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें व्हिप सदस्यों को निर्देश नहीं दे सकता, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव। एक बात ध्यान रहे कि व्हिप शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक दलों द्वारा अपने सदस्यों को मतदान के संबंध में दिए गए आदेश के लिए भी किया जाता है। जब व्हिप जारी किया जाता है जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो तो यहाँ पर अर्थ आदेश से है। जैसे अभी वक्फ बिल लोकसभा में पेश किया गया तो विपक्षी दलों ने अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया था। हाल ही में यूएसए ने भारत पर किस दर से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 26%, 34%, 20% या फिर 52%? अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक के 6ठे सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? थाईलैंड, श्रीलंका, भारत या फिर बांग्लादेश? पहला सवाल था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन में 40% तक की कमी का लक्ष्य तय किया गया है। सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है दोनों कथन सही हैं, विकल्प सी। और अगला प्रश्न था, एंडीज पर्वत स्थित है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया? सही जवाब है इसका विकल्प बी यानी दक्षिण अमेरिका। डॉक्टर पूनम गुप्ता को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में NCAER यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के डायरेक्टर जनरल के पद पर थीं। आरबीआई में ये पद माइकल देवव्रत पात्रा के इस्तीफे के बाद खाली थी। पूनम गुप्ता को इस पद पर 3 सालों के लिए नियुक्त किया गया है। डॉक्टर पूनम गुप्ता की नियुक्ति के बाद आरबीआई में डिप्टी गवर्नर्स की संख्या 4 हो गई है। इनमें पूनम गुप्ता के अलावा M राजेश्वर राव, T रविशंकर और स्वामीनाथन J शामिल हैं। देखिए, आरबीआई का गठन आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 8(1)(a) के मुताबिक आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स संख्या जिनकी 4 से अधिक नहीं है की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। एक्ट की धारा 8(4) के मुताबिक आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सरकार नियुक्ति के वक्त ही इनका कार्यकाल फिक्स कर देती है और इन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। अब आपको बता दें कि NCAER भारत का सबसे पुराना बड़ा स्वतंत्र इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना 1956 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर हुई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह ने घोषणा की है कि यूनिवर्सिटीज के चुनावों में लिंगदोह समिति की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, जिससे चुनावी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अब देखिए, भारत में यूनिवर्सिटी के स्तर पर होने वाले चुनावों में कई तरह के चैलेंजेस आते हैं। इन चुनावों में पैसा और पावर खूब यूज होता है। इन चुनौतियों के मद्देनजर साल 2005 में यूनिवर्सिटी के स्तर पर होने वाले स्टूडेंट यूनियन चुनावों में अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पूर्वी मुख्य चुनाव आयुक्त JM लिंगदोह की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया।
इस समिति ने अपनी सिफारिशें मई 2006 में सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने लिंगदोह समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया था और इन सिफारिशों को सभी यूनिवर्सिटीज के स्तर पर लागू करने का आदेश दिया था। लिंगदोह समिति ने कई सिफारिशें दी थीं, जैसे कौन चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़ने वाले प्रतिभागी उसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, साथ ही क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट पर यूनिवर्सिटी के अनुशासनहीनता के चलते एक्शन लिया गया है तो वे चुनाव में प्रतिभागी नहीं बन सकते हैं। समिति ने छोटी यूनिवर्सिटीज मसलन जेएनयू या पटना यूनिवर्सिटी के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस की सिफारिश की थी। वहीं बड़ी यूनिवर्सिटीज अपने विभिन्न क्लासेज में प्रतिनिधियों का चुनाव डायरेक्ट कर सकती थी। ये प्रतिनिधि एक यूनिवर्सिटी के शीर्ष प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। समिति ने साल में एक बार चुनाव की सिफारिश की थी। साथ ही चुनावी प्रक्रिया मसलन नॉमिनेशन दाखिल करने से लेकर रिजल्ट आने तक 10 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। कैंपेनिंग पर एक कैंडिडेट अधिकतम 5,000 रुपए खर्च कर सकता है, जिसका ऑडिट यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा। चुनाव में प्रतिभागी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 75% होनी चाहिए। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। 4 अप्रैल को थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक के 6वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर समिति में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया। इसका मकसद बे ऑफ बंगाल रीजन में समृद्धि, सुरक्षा और समावेशिता सुनिश्चित करना है। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एक ब्रिज का काम करता है। यह प्लेटफॉर्म रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। उन्होंने भारत के यूपीआई को सदस्य देशों के पेमेंट सिस्टम से जोड़ने का सुझाव दिया है, जिससे सदस्य देशों में कनेक्टिविटी, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 21 पॉइंट एक्शन प्लान को पेश किया, जिसके जरिए बिम्स्टेक के सदस्य देशों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 21 पॉइंट एक्शन प्लान के विषय बिम्स्टेक के इनिशियल लेटर्स के क्रेडेंशियल से बने हैं। एक्शन प्लान का पहला पॉइंट है बिजनेस। इसके तहत बिम्स्टेक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इस साल बिम्स्टेक बिजनेस समिट के आयोजन का विचार पेश किया गया है। एक्शन प्लान का दूसरा पॉइंट है आईटी। इसके तहत ही भारत के यूपीआई को दूसरे देशों के पेमेंट सिस्टम से जोड़ने का सुझाव दिया गया। इसमें एक पायलट स्टडी की योजना की गई है, जिसके तहत बिम्स्टेक के सदस्य देशों की आईटी जरूरतों को स्टडी करके उन्हें डिजिटल अवसंरचना से जुड़ी तकनीकी मुहैया कराई जा सकती है। तीसरा पॉइंट है मिटिगेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके तहत बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रस्ताव पेश किया गया है। चौथा पॉइंट है सिक्योरिटीज एंड स्पेस। इसके तहत बिम्स्टेक देशों में मैन पावर ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड स्टेशंस की स्थापना पर बल दिया गया है। पांचवें पॉइंट में ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर दिया गया है, जिसके तहत BODHI यानी बोधि पहल की शुरुआत की गई। बोधि से मतलब है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके तहत बिम्स्टेक देशों के 300 युवाओं को भारत में ट्रेन किया जाएगा। बिम्स्टेक देशों के छात्रों को फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नालंदा यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप मुहैया कराई जाएगी। 6वें पॉइंट में एनर्जी एंड यूथ एंगेजमेंट की बात कही गई है। इसके तहत बताया गया है कि बिम्स्टेक का एनर्जी सेंटर भारत के बेंगलुरु में स्थापित किया गया। इसके अलावा इस साल बिम्स्टेक यंग लीडर्स समिट भी आयोजित की जाएगी। साथ ही यंग प्रोफेशनल विजिटर्स प्रोग्राम भी शुरू होगा। 7वें पॉइंट के तहत कनेक्टिविटी एंड कल्चर की थीम रखी गई है, जिसके तहत इस साल भारत में बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। यूनियन कैबिनेट्स ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे फेज को मंजूरी दे दी है। यह गृह मंत्रालय की योजना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के फर्स्ट फेज को साल 2023 में लॉन्च किया गया था। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे कुछ चुनिंदा गांवों को व्यापक तौर पर डेवलप करने का टारगेट था। पहले फेज में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के 19 जिलों के गांवों को कवर किया गया था। पहले फेज में इन गांवों में रोजगार के अवसर सृजित किए गए, जिससे स्थानीय जनसंख्या का प्रवासन रुक सके।
लोगों का प्रवासन रुकने से सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा में काफी इजाफा होगा। जब सीमावर्ती गांवों के लोग प्रवास करते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए एक रिस्क बन जाता है। सरकार की इस योजना के तहत इन गांवों को चहुमुखी विकास किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग गांव छोड़कर न जाएं। गांवों के स्तर पर स्थानीय प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की पहचान करके इन्हें हब एंड स्पोक मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान को जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत की मदद से तैयार किया जाता है। सरकार ने दूसरे फेज में गुजरात, राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती गांवों को कवर करने की योजना पेश की है। इसके तहत हर मौसम में सड़क, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, शिक्षा जैसे मुद्दों को कवर किया जाएगा। अब आइए नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है सीवीड। सीवीड एक प्रकार का समुद्री पौधा है जो महासागरों और समुद्रों में उगता है। इसका उपयोग भोजन, कॉस्मेटिक, उर्वरक और मेडिसिन जैसे कई उत्पादों में किया जाता है। यह समुद्र के उथले पानी में उगता है। इसे जमीन या मीठे पानी की जरूरत नहीं होती है, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल फसल बन जाती है। यह दुनिया भर में एक स्वास्थ्य भोजन के रूप में लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि इसे उगाना आसान है और इसे बहुत कम देखभाल की जरूरत होती है। यह विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड से भरपूर होता है। यह कैंसर, मधुमेह, गठिया, हृदय की समस्याओं और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। यह इम्यूनिटी को भी बढ़ावा देता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। हाल ही में आदिवासी हस्तशिल्प उत्पाद कन्नडिप्पाया को जीआई टैग दिया गया है। यह उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्षा मंत्रालय की योजना है। इसके तहत केवल चीन की सीमा से सटे गांवों का विकास करने का प्रावधान है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। हाल ही में यूएसए ने भारत पर किस दर से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 26%, 34%, 20% या फिर 52%? इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी 26%। बिम्स्टेक के 6वें सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? थाईलैंड, श्रीलंका, भारत या फिर बांग्लादेश? इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी थाईलैंड।